हाय फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अपने जो एनसीईआरटी बुक है हमारा हाई स्कूल साइंस का, उसमें का क्वेश्चन का कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला दो क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर आपका 15 और पेज नंबर 6 का है। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्यों उसका विलयन चेंज हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, और भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी ये चीज़ें उपलब्ध हो, जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनका नहीं हो पा रहा है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। जो लोहा है, जो लोहे का कील है, वो लोहा कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दे रहा है और आयरन सल्फेट बना रहे हैं। क्या बना ले रहा है, आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से, जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जो हल्के हरे रंग का होता है, जो हल्के हरे रंग का होता है। अब इसका हल्के हरे रंग का होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इसका थोड़ा जो ये वाला केस है उसको समझते हैं। आप देखेंगे क्या कहा है कि लोहा, तो सिंबल होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। जब विलयन में ये पढ़ते हैं, ये विलयन है, ये लोहा है, मतलब कि ये पात्र है। ठीक है, ये पात्र है कोई, हमने क्या किया, ये कील डाल दिया एक, और इसमें हमने ये विलयन भर दिया। ये वाला CuSO4 है, कॉपर सल्फेट विलयन है, ये आपका लोहा Fe है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा ना, अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हमको ये क्या देंगे। अब देखेंगे कि क्या देंगे, FeSO4 प्लस Cu देंगे। बात की गई है वही लोहा, ये लोहा कॉपर को, इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उससे क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे, विस्थापित कर देना मतलब कि जो तत्व जहाँ पे है, जो तत्व जहाँ पे है वहाँ से उस तत्व को हटा करके खुद उसके स्थान पे चले जाना। ठीक है, तो क्या हुआ है कि ये कॉपर सल्फेट से क्या हुआ है, ये जो लोहा है वो कॉपर को क्या किया है, ये जो आपका कॉपर है, ये वाला हिस्सा, इस कॉपर को इस पूरे कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या किया है, हटा करके खुद क्या बना लिया है, खुद क्या बना लिया है, आयरन
सल्फेट बना लिया, खुद ये यहाँ पे क्या बना लिया, ये खुद यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया खुद यहाँ पे, और कॉपर को अलग कर दिया है, कॉपर को अलग कर दिया है। इसमें कहा गया कि आयरन कॉपर सल्फेट आयरन ये आयरन, इस आयरन की बात हो रही है, कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट की बात की गई से कॉपर को, मतलब कि इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, मतलब कि बाहर निकाल देता है, जो हल्के हरे रंग का होता है, हटा करके खुद इसके स्थान पे आ जाता है। देख रहे हो कि Fe यहाँ अलग था, यहाँ इसके साथ आ गया, हटा दिया है, और हटने के बाद जो स्थान खाली हुआ है वो खुद उस पर जाके बैठ गया, तो ये फेरस सल्फेट मतलब कि आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर आपका बाहर हो गया है। ये इस पर एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी के वजह से क्या कर रहा है, उनको हटा दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक गुण है कि क्या कर रहा है, जो आयरन है वो कॉपर को हटा करके खुद उसके स्थान पे चला जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या आप दूसरे टॉपिक में ये कह सकते हो कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से कॉपर को बाहर जाना पड़ रहा है और फेरस को सल्फेट के साथ आकर के फेरस सल्फेट बनाना पड़ा है, मतलब कि आयरन सल्फेट बनाना पड़ा है। दूसरा कीजिए, पहला विस्थापन अभिक्रिया है इसलिए विस्थापित हो रहा है। दूसरा कि जो आपका आयरन है, जो आपका लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हो रही। आपको यहाँ पे एक फिगर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे फिगर में आपको फिगर में दिखाया गया है कि एक जो पहला मतलब लोहे को दर्शाया गया है, किससे, लोहे को दर्शाया गया है पैरेट कलर से। पैरेट मतलब तोते वाले कलर से, पैरेट कलर से दर्शाया गया है किसको, लोहा को। और फिर आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर और ब्लू कलर में कॉपर और सल्फेट को दर्शाया गया है, कॉपर सल्फेट को ग्रीन ब्लू से दर्शाया गया है। फिर जब रिएक्शन हुई है तो ग्रीन अलग हो गया है और आपका जो पैरेट कलर था और जो ब्लू कलर है वो एक साथ आ गया है, हो गया है ना। मतलब यही कि आपका क्या हुआ है, जो आपका ग्रीन कलर है वो आपका कॉपर विस्थापित हो गया है, और जो पैरेट कलर है मतलब कि पैरेट कलर कौन, लोहा, वो किसके साथ चला गया है, लोहा चला गया है किसके साथ, ब्लू कलर सल्फेट के साथ, और क्या बना लिया है, फेरस सल्फेट बना लिया है। अब दूसरे केस में देख रहे हो कि जो कॉपर है मतलब कि हरा रंग है वो अकेला हो गया है, और जो आपका फेरस सल्फेट मतलब कि पैरेट कलर और ब्लू कलर एक साथ आ गया है। ओके, अब नीचे का जो आप फिगर देख रहे हो उसमें आप देख रहे हो स्थितियाँ क्या हुई है कि जो फर्स्ट आपका परख एक जार जो है परखना ली, उसमें आपका लोहा डाला गया है और कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया गया है, जो कि नीले रंग का विलयन आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें नीले रंग का विलयन दिखाई पड़ रहा है, लोहा आपका ग्रे कलर में दिख रहा है। जब इनकी अभिक्रिया हुई है तो क्या हो गया है, जब इनकी अभिक्रिया हुई है तो आप देख रहे हो कि कॉपर अलग हो गया है। कॉपर क्या हुआ है कि लोहे के ऊपर, जो आपका लोहा है उसके ऊपर कॉपर अलग हो गया है, और जो विलयन है वो फेरस सल्फेट बन गया, हल्के हरे रंग का हो गया है। आपको विलयन कैसा दिख रहा है, फेरस सल्फेट जो है वो हल्के हरे रंग का दिख रहा है, और कॉपर जो लोहा है वो जो लोहा है उसके पास आप देख रहे हो कि आपको भूरे रंग का कॉपर दिख रहा है, भूरे या बादामी रंग का आपको कॉपर दिख रहा है, और फेरस सल्फेट जो कि हल्के हरे रंग का विलयन आपको प्रतीत दिखाई दे रहा है। जबकि फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट आप जार में देखो तो उसमें क्या हो रहा है, कील आपका जो है लोहा है वो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, और जो विलयन है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, विलयन कौन, कॉपर सल्फेट, और ग्रे कौन, फेरस। क्लियर, ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्यों उस विलयन का रंग बदल जाता है। ये स्थितियाँ होती हैं। पहला कि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए, दूसरा कि ये विस्थापन अभिक्रिया है इसलिए, और ये केस आप बता दोगे कि ये ऐसा होता है। ठीक,
अब आता है हमारा दूसरा, अब हमारा आता है ये दूसरा क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 6 पे है। इसमें कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो आप बुक में या कहीं और देखोगे उसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए उसको एक पेपर आता है साफ करने वाला, सेल्स पेपर। सेल्स पेपर से क्या किया जाता है कि उस पर उसको साफ किया जाता है ताकि उस पर के धूल कण मिट्टी सब हट जाए और वो आसानी से जल सके। ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम क्या करता है कि वायु की उपस्थिति में जो तत्व होते हैं उनसे अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना लेता है, मतलब कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है जो कि जलने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जल ही नहीं पाता है। इसीलिए उस तत्व को हटाने के लिए हम लोग उस पेपर से उसको जो रिबन है मैग्नीशियम का उसको साफ करते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। अब उसका आंसर लिखा है वो देखेंगे कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो देखेंगे क्या कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित तत्वों से अभिक्रिया करके, क्योंकि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित तत्वों से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 बना लेता है जिससे बहुत मुश्किल से जलता है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है तो जलने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित तत्वों से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है जो कि जलने में बहुत ही मुश्किल से जलता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग पेपर से या मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर तो लाइक जरूर कीजिए। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो लाइक तो बनता ही है। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्योंकि अब हम मिटा के फिर अब अगला दो जो क्वेश्चन है थर्मिट अभिक्रिया और फिर से जो हमारा श्वसन अभिक्रिया है उसमें हम पढ़ेंगे कि श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। दो क्वेश्चन इसके बाद देखें। अब वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं दो क्वेश्चन को। देखेंगे कि अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अभी पहले हम लोग देखे थे कि लोहे को कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, और तो विलयन को एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है थर्मिट अभिक्रिया, कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया जो है वो है कि लौह ऑक्साइड Fe2O3, लौह ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3 का एल्युमिनियम धातु से अपचयन कराना। मतलब कि लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम से जब अपचयन कराएंगे तो हमारा तो क्या होता है कि थर्मिट अभिक्रिया उसी को कहते हैं। कह रहा है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग रेल की वेल्डिंग में होता है। जो ये अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया है, इसको रेल का जो वेल्डिंग होता है रेल के कारखानों में या रेल की पटरियों पे, उसी के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जो थर्मिट अभिक्रिया है, तो थर्मिट अभिक्रिया किसे कहेंगे कि लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपचयन करवाना। अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की हानि और उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि। आपको अपचयन और उपचयन में बताए थे ना कि अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की हानि और उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, आप जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, और आपको वीडियो चौथा या 4 से आपको हम कहेंगे आप 1 से पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा सीक्वेंस से देखिए ताकि एक एक टॉपिक को समझ में आए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। अब इसको देखेंगे थर्मिट अभिक्रिया। कह रहा है
कि लौह ऑक्साइड को Fe2O3 का एल्युमिनियम धातु से अपचयन कराना ही हमारा क्या है, थर्मिट अभिक्रिया। और इसका प्रयोग होता है कहाँ, रेल की बिल्डिंग में। अब इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। किससे किससे कहा है, एल्युमिनियम लौह ऑक्साइड Fe2O3 की अभिक्रिया। तो हमको क्या देगा, अपचयन करा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की हानि होगी, तो यहाँ पे Al2O3 बना लेगा और Fe2 ये अभिक्रिया एल्युमिनियम लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराए, हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला और जो लोहा है वो बाहर निकल गया। कौन, लोहा, लौह बाहर निकल गया। क्यों, क्योंकि अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हुई है। तो ऑक्सीजन की हानि जब हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रहा है, तो किसके साथ, फेरस के साथ हुआ है ना। यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना। अब देखो फेरस के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ना फेरस के साथ, और यहाँ पे फेरस के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम अकेला है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो अपचयन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, जब लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपचयन कराया जाता है तब हमको थर्मिट अभिक्रिया प्राप्त होती है, उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्युमिनियम को फेरस ऑक्साइड के साथ हमने क्रिया कराया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला और फेरस बाहर निकल गया। क्यों, क्योंकि अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हुई है, किसके साथ, फेरस ऑक्साइड के साथ। तो हमारा ऑक्सीजन की जब हानि हुई है यहाँ पे, तो क्या हुआ, एल्युमिनियम के साथ चला गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और फेरस बाहर निकल गया। ओके, क्लियर। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, श्वसन अभिक्रिया। श्वसन को, जो श्वसन है उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो सांस हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसको उष्मा क्षेपी क्यों कहा गया है। तो क्यों, यह स्पष्ट है कि चावल, रोटी आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है जो पाचन क्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, हीट, तभी तो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम चावल, रोटी आदि चीज़ें खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पाचन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है। टूटने के बाद से क्या होता है, उससे हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, और जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, एनर्जी को प्रदान करता है। अब इसको हम फिर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से। सबसे पहले तो हम देखेंगे किस एग्जाम्पल, क्या कह रहा है कि ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके ना हमको ऊर्जा प्राप्त करता है। तो किससे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। C6H12O6 अभिक्रिया किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, मतलब कि O2 से। तो हमको क्या बना के दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। किन रूपों में, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके टूटता है, एनर्जी देता है, तो इसके साथ निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा का। कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा या एनर्जी का, ठीक है।
ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो हमको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा दिया है। ओके, क्योंकि ये ऊर्जा को रिलीज कर रहा है, इसीलिए क्या है, ऊष्माक्षेपी है। जब हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पढ़े थे तो उसमें बताए थे ना, ऊष्माशोषी मतलब कि ऊष्मा को ग्रहण करना, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना, और ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा को बाहर निकलना। तो जब यहाँ अभिक्रिया हो रही है तो ऊष्मा यहाँ बाहर निकल रहा है ना, ऊष्मा बाहर निकल रहा है, अभिक्रिया हो रही है तो क्या ऊष्माक्षेपी है। वही ऊष्मा अगर यहाँ पे अभिक्रिया होने से पहले ही ऊष्मा ले ली जाती तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता। अगर ये अभिक्रिया होने से पहले ही ऊष्मा लेता, एनर्जी लेता, तो वो ऊष्माशोषी होता। जबकि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद ऊष्मा प्रदान कर रहा है, इसीलिए क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देख रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जब इनकी अभिक्रिया होती है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके जो कोशिकाएं हमारे शरीर में उनसे मिल करके हमको क्या एनर्जी प्राप्त करता है, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है ना, तो यहाँ पे कार्बन को 6 कर दीजिए। जब कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 12, हाइड्रोजन की संख्या कितना, यहाँ कितना, 2, तो यहाँ 6 कर देंगे तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये, और 12 6 18 ऑक्सीजन हुआ है, 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 और 6 18। आप देखोगे 6, यहाँ का ऑक्सीजन 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन। जबकि इधर देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 नीचे है, 6, तो 6 दूनी 12 इंटू होगा ना, रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था संतुलित में, 6 दूनी 12 और ये 6, तो 12 6 18 हो रहा है ना। इधर कितना 8 है, तो इधर इसमें तो बढ़ाएंगे नहीं, इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 6 और बढ़ा लेंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18। ऑक्सीजन बराबर कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब देखिए कि किस प्रकार से श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी बताया गया है और थर्मिक अभिक्रिया क्या है। आपको उम्मीद है कि जितना बताया जा रहा है सीक्वेंस टू सीक्वेंस आपको सब समझ में आ रहा है, और आप इस विश्वास के साथ रहिएगा कि जो आपका आने वाला एग्जामिनेशन है वो आपका प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन होगा, आप अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। हम तो ये कहेंगे कि आप जितना वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो सब वीडियो आपको मिलता जाएगा, उसका लिंक मिलता जाएगा, या आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाओ और क्लास देखो कि आप किस क्लास का कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए, और प्लेलिस्ट में जाके आप 10th साइंस वाले जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करोगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से वीडियो देखिए और प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सके, तैयारी अच्छे से कर सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।